हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 12वीं का तीसरा लेसन नियोजित विकास की राजनीति के विषय में समझाऊंगी। इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि एक दल का प्रभुत्व के समाप्त होने के बाद इंदिरा गांधी की राजनीति में इतनी अस्थिरता कैसे आई, कैसे कैसे बदलाव हुए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। आज हम करवाने जा रहे हैं क्लास 12वीं की बुक 2 के स्वतंत्र भारत में राजनीति का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। ये हम खाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत को योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा कहाँ से मिली। क्या है कि कोई भी विकास जब हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। लेकिन ये योजना कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से हमें प्रेरणा मिली ये योजना बनाने की, तो ये है सोवियत रूस से। दूसरा है, योजना आयोग किस तरह की संस्था है। क्या है कि भारत ने जो यहाँ से प्रेरणा ली उसके बाद एक आयोग बनाया, योजना आयोग। ये किस प्रकार की संस्था है, मतलब क्या है कि ये संविधान में नहीं है, ये क्या बनाई, गैर संवैधानिक, ठीक है, जिसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। तो ये किस प्रकार की है, गैर संवैधानिक संस्था है। उसके बाद आता है कि योजना जो आयोग बना उसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई 15 मार्च 1950 को। इसके बाद क्या होता है कि योजना आयोग को बदल दिया गया जब मोदी सरकार आती है 14 में, तो उसके बाद इस आयोग को बदल दिया गया, इसका नाम रखा गया नीति आयोग। और इसकी स्थापना कब की गई, तो ये की गई 1 जनवरी 2015 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपसभापति कौन है, तो ये हैं डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है। कई बार इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, तो जो इसके अध्यक्ष हैं वो पदेन जो प्रधानमंत्री होता है वो उनका अध्यक्ष होता है। आपको कहोगे जी पदेन क्या होता है, पदेन का मतलब होता है उस समय जो पद पे बैठा हो वो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, समाजवाद हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, ये शब्द किसने कहे। ये कहे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्यों कहे, क्योंकि जो समाजवाद है वो सोवियत संघ की जो है विचारधारा है और हम उसमें बिलीव करते हैं। तो हमें क्या है, अपनी हर समस्याओं का जो समाधान है वो हमें समाजवाद में मिल जाता है। अगला है, जनता योजना के जनक कौन थे, तो ये थे MN रॉय। अब ये आप पूछोगे जी जनता आयोग या जनता योजना क्या है, तो ये जो अंग्रेज हमारे यहाँ से जितना भी धन लेके गए थे उसको वापस कैसे लाया जाए, इसकी जो योजना बनी थी वो बनाई थी MN रॉय ने और वो उसके जनक थे। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा, तो ये पड़ा 1965 से 67। आप सभी को पता है कि 65 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उस समय हमारा पूरा ध्यान युद्ध के ऊपर था और खेती के ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया गया। तो इस वर्ष जो है घोर अकाल पड़ा। बॉम्बे योजना कब प्रकाशित की गई, बॉम्बे योजना 1944 में प्रकाशित की गई थी। अब ये बॉम्बे योजना क्या है ये हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है, ठीक है। इसकी रचना कुछ उद्योगपतियों ने की थी, ये बात सही है। बॉम्बे प्लान जो है कुछ उद्योगपतियों ने बनाया था। यह भारत के आर्थिक भविष्य का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि जो योजना बना के हम पहले देखते हैं कि ये कितनी सक्सेसफुल होगी कितनी नहीं होगी, तो जो हम प्रपत्र तैयार करते हैं उसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो वास्तव में ये क्या था, भारत के आर्थिक भविष्य का ब्लूप्रिंट था, ये बात भी सही है। अगला है, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन करता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उद्योगों के ऊपर राज्य का कोई स्वामित्व नहीं है हमारे देश के अंदर। ये जो है पूंजीवाद को निर्देशित करता है, पूंजीवाद को बताता है, ठीक है, तो ये गलत है। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन करता है, ये बात सही है। बॉम्बे प्लान में क्या होता है, नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन, मतलब पूर्ण रूप से समर्थन करता है। तो ये था बॉम्बे प्लान, आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ उद्योगपतियों ने इसे बनाया था, आर्थिक भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था और एक नियोजन के विचार का समर्थन किया गया था। अगला है, भारत ने शुरुआती दौर में जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में कौन सा विचार नहीं था, कौन सा विचार नहीं था, उदारीकरण। उदारीकरण क्या है, ये पूंजीवादी विचारधारा है, जबकि भारत किस में बिलीव करता है, साम्यवादी विचारधारा में। अगला है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। कहाँ से ग्रहण किया गया था, आप सभी को ये तो पता है कि योजनाबद्ध जो विकास की प्रेरणा मिली वो कहाँ से मिली थी, सोवियत रूस से मिली थी। फिर हमारे भारत में लागू कर दी गई और हमारे भारत में इसको चलाने के लिए किन किन के विचारों को ग्रहण किया गया। सबसे पहले किसान जो संगठन थे उनकी मांगों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया।
दूसरा, समाज के बारे में जो गांधी जी के विचार थे उनको ध्यान में रखा गया। तीसरा, जो अभी मैंने आपको बॉम्बे प्लान बताया वो, और सोवियत गुट के जो देश थे उनका जो अनुभव था, अनुभव क्या था, क्योंकि वो साम्यवादी व्यवस्था से ही अपना देश चला रहे थे, उनका कैसे विकास हुआ, कैसे वो इतने आगे बढ़े, उस अनुभव के आधार पर जो है हमने इसको ग्रहण किया और नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाया। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में कब लागू किया गया? या कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप कब तैयार किया गया? तो आंसर एक ही है, 1951। आप सभी को पता है कि 1950 में जो है योजना आयोग लागू किया गया था। उसके बाद योजनाएं बनी वो 5-5 सालों के लिए, और 51 में जो है ये योजनाएं लागू कर दी गई। अगला क्वेश्चन आता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की उसमें सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक बल किस चीज़ पे दिया गया? तो दिया गया था कृषि के ऊपर। इससे अगला है, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें किस क्षेत्र के ऊपर प्राथमिकता दी गई या सर्वाधिक बल दिया गया? वो है उद्योग के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो लागू हो चुकी हैं, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2012 से 17 तक थी। अगला है, नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने पर बल किसने दिया? मैंने आपको बताया कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है उसमें सर्वाधिक बल कृषि पर दिया था, और ये विचार किसने दिया था? चौधरी चरण सिंह ने, क्योंकि एक किसान थे और कृषि के महत्व को अच्छी तरह जानते थे। आगे है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? हरित क्रांति भी क्या है? ये भी खेती से है, फसल से संबंधित है, तो इसका जो जनक था वो था MS स्वामीनाथन। आगे आता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? तो ये थे वर्गीज कुरियन। ठीक है। आगे आता है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से। पहले पे चीन आता है, दूसरे पे भारत आता है। और भारत की गरीबी का मुख्य कारण भी यही है, क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, कृषि के विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो ये चलाई गई थी हरित क्रांति। श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? दूध और दूध से बनी वस्तुओं का अत्यधिक उत्पादन श्वेत क्रांति कहलाता है। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफ़ेद, और दूध कैसा होता है? सफ़ेद, इसलिए इसका नाम श्वेत क्रांति रखा गया था। इसी प्रकार जो हरित क्रांति को रखा गया था, फसलें कैसी होती हैं? हरी होती हैं, तो उसी के आधार पर जो है इसका नाम हरित क्रांति रखा गया था। आगे आता है, 1944 में उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था हेतु कौन सा प्लान तैयार किया? तो ये किया था बॉम्बे प्लान। इसके बारे में मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको। भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? देखिए, भारत क्या है? भारत एक ऐसा राष्ट्र है, जब वो आज़ाद हुआ तो देश के अंदर क्या है कि आर्थिक व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं था, तो उसने दूसरे देशों की तरफ देखा कि वहाँ पे कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो अमेरिका के अंदर थी पूंजीवादी व्यवस्था और सोवियत रूस में थी समाजवादी व्यवस्था। अब कुछ चीज़ें पूंजीवादी की अच्छी थी और कुछ चीज़ें समाजवादी की अच्छी थी, तो इसलिए क्या किया भारत ने? दोनों को मिला लिया। ठीक है, उसके जो मिले जुले गुण थे उनको मिलाकर उसने बनाई मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसलिए जो है भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था लागू है? मैंने अभी बताया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं? तो 1970 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम चालू किया गया, जिसका क्या उद्देश्य था कि सहकारी दूध उत्पादक जो भी हैं उनका जो उत्पादन होता है और उनका जो वितरण किया जाता है, इसको उससे जोड़ दिया जाए। ठीक है। अगला है, नियोजन का क्या अर्थ है? किसी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करने की तैयारी। मतलब जब भी हम कोई कार्य करने की सोचते हैं तो उसके लिए हम योजना बनाते हैं कि उसको पहले कौन सा किया जाए, उसके बाद कौन सा किया जाए, तो उसको सुव्यवस्थित ढंग से हम लगाते हैं, उसको ही हम क्रमबद्ध तरीका कहते हैं। और वो क्यों किया जाता है? ताकि जिस काम के लिए हम, जिस उद्देश्य के लिए वो काम हम कर रहे हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। अगला क्वेश्चन है, नियोजन के 4 उद्देश्य बताइए। तो नियोजन मैंने अभी आपको बताया, सुव्यवस्थित तरीके से की गई कार्य की तैयारी को हम नियोजन कहते हैं। इसके जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं? पहला उद्देश्य है क्षेत्रीय असंतुलन में कमी। देखिए, भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं और सभी राज्य समान नहीं है। मतलब अगर बात की जाए आर्थिक रूप से तो काफ़ी जो है डिफरेंस उन राज्यों के अंदर है। जैसे बिहार है, काफ़ी गरीब है, हरियाणा और दिल्ली है, बहुत ही सही है, मतलब अमीर है। तो क्या है कि ये जो असंतुलन है उसमें कमी लाने के लिए जो हमें योजनाएं बनानी पड़ती हैं। अगला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर भारत की आय इतनी होगी तो वो जो है गरीब राज्यों को पैसा दे सकेगा। ठीक है, तो उसको संतुलित करने के लिए हमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि
करनी पड़ेगी। उसके बाद है रोजगार में वृद्धि, लोगों को अत्यधिक रोजगार प्रदान करना, रोजगार की उपलब्धता लाना। अगर सबके पास रोजगार होगा तो बेरोजगारी दूर होगी, और बेरोजगारी दूर होगी तो देश में पैसा आएगा, तो राष्ट्रीय आय में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार जो है हम अपना विकास कर सकते हैं। अगला है आर्थिक विषमता को दूर करना। एक क्या हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा अमीर गरीब की खाई है, आर्थिक विषमता बहुत ज़्यादा है, तो उसको दूर करने के लिए भी जो है हमें ये नियोजन बनाना पड़ता है। आगे है नियोजित विकास के मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया नियोजन। अब हम जो विकास है, विकास कैसे होगा, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ उद्देश्य रखने पड़ेंगे। क्या उद्देश्य रखेंगे? सबसे पहला जो उद्देश्य है नियोजित विकास का, वो है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। सबसे पहली जो आवश्यकता है समाज के अंदर लोगों की, वो है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, रोटी कपड़ा और मकान। सबसे पहले ये चाहिए, तो मुख्य उद्देश्य जो है वो है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। दूसरा क्या है कि देश क्या करे, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। देश में जितने भी संसाधन है प्राकृतिक रूप से, उनका उपयोग करके अत्यधिक जो है पैसा कमाए और जो है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। ठीक है, रोजगार की उपलब्धता लानी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा आएगा तो उनकी आवश्यकताएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। उसके बाद आता है उच्च जीवन स्तर। क्या है कि जो नियोजित विकास है वो मुख्य उद्देश्य उसका ये भी है कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। उसको उठाने के लिए रोजगार देने हैं, रोजगार देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना है और लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो ये है हमारे नियोजित विकास के मुख्य लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता के क्या कारण हुए। अब तक हम पढ़ रहे थे नियोजित विकास, नियोजन क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। अब मुख्य जो सेंटर है वो क्या है, आर्थिक नियोजन, पैसे का जो नियोजन है। तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें आर्थिक नियोजन करना पड़ा। देखिए, पहली आवश्यकता क्या है कि नियोजन से पूंजी का केंद्रीकरण नहीं होता। क्या होता है कि कई बार कुछ चंद लोगों के हाथों में पूरे देश की पूंजी केंद्रीकृत हो जाती है, लेकिन आर्थिक नियोजन से क्या है कि ये केंद्रीकरण नहीं हो पाती। दूसरा क्या है, निर्धन वर्ग के शोषण से सुरक्षा की जा सकती है। जो निर्धन वर्ग है उसका जो अमीर व्यक्ति शोषण नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी शोषण से जो है सुरक्षा की जा सकती है। अगला है समता आधारित समाज की स्थापना। जो समाज है उसमें अमीर गरीब को खत्म करके सभी को समान लेवल पर लाया जा सकता है। अगला है विभिन्न वर्गों में समन्वय स्थापित कर विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति। समाज के अंदर जो विभिन्न वर्ग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे बड़े जो भी वर्ग हैं, उन सभी में आर्थिक रूप से समन्वय करके स्थापित करके और जो विकास के हमने लक्ष्य रखे हैं उनकी हम प्राप्ति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है। तो देखिए, नई तकनीकों को अपनाकर कृषि उत्पादन में होने वाली वृद्धि जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचा प्रभावित हो, उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। मतलब क्या है कि नई तकनीक अपनाकर ऐसे तकनीक अपनाए जिससे कृषि का उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब रिकॉर्ड तोड़ जो वृद्धि है उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। अगला है, हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सबसे पहले तो है फसल के लिए भूमि का विस्तार। मतलब जो भूमि खराब थी, जो भूमि पर वन थे या और कुछ था, उसको साफ करके वहां पर अत्यधिक जो है फसल उगाने के लिए उसे तैयार करना हरित क्रांति की विशेषताओं में आता है। दूसरा है अत्यधिक उत्पादन ताकि खाद्य संकट ना हो, और जो भूमि है उस पर अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए ताकि भविष्य में खाद्य संकट का सामना दोबारा ना करना पड़े। उत्तम बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों संबंधी उद्योगों की स्थापना। हरित क्रांति के अंदर जो है उत्तम बीजों के लिए और खाद के लिए और जो कीटनाशक हैं उनके लिए उद्योग लगाए गए ताकि उनकी कमी ना रहे। अगला है, नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना। भारत के अंदर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी की सुविधा नहीं है, तो वहां पर क्या किया जाए, नदियों पर बांध बनाए जाए ताकि जो है सिंचाई आराम से उपलब्ध हो सके। अगला है, दोहरी फसलें। अत्यधिक उत्पादन के लिए एक ही बार में एक ही समय में 2 फसलें बोई जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अमरूद का जो है बगीचा है और उसके अंदर जो है गेहूं की फसल भी बो दी जाए तो इससे डबल उत्पादन होता है। आगे आता है, हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम बताइए। तो सकारात्मक परिणाम क्या होंगे। सबसे पहला जो परिणाम वो है देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी। मतलब खाद्यान्न की जो उपलब्धता है उसमें इतना इजाफा हो जाएगा कि खाद्य संकट नहीं आएगा। दूसरा क्या, जो सामान्य किस्म है, चाहे वो गेहूं की है, चावल की, कोई भी है, उसकी पैदावार में बढ़ोतरी होगी। तो भारत में किसकी बढ़ोतरी हुई थी,
गेहूं की। उसके बाद है जो मध्यम वर्ग का किसान है वो भी जो है भू स्वामित्व में उभार, यानी कि वो उभर गया हरित क्रांति की वजह से। अब इसके नकारात्मक परिणाम पढ़ लेते हैं। पहला है गरीब किसानों और भूस्वामियों का अंतर बढ़ा। मतलब जो गरीब किसान दूसरों के खेतों में काम करते थे उनको जो है काम नहीं मिला, और जो भूस्वामी थे उनका उत्पादन बढ़ा, तो इनके अंदर गहरी खाई आ गई। अगला है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समृद्ध हो गए और बाकी जो राज्य थे वो कृषि के मामले में पिछड़ गए। अगला है पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए वैसे मैं आपको ये सिंपल बता रही हूँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकलता है, कई बार वो भी आ जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं जो है 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई और 31 मार्च 1956 तक रही। इसमें जो प्रमुखता दी गई, प्राथमिकता दी गई, वो दी गई कृषि को। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना हुई वो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक रही। इसमें जो वरीयता दी गई वो दी गई उद्योग। तो एक विवाद उत्पन्न हो गया कि भाई कृषि को क्यों दी गई, या दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को ही क्यों नहीं दी गई, उद्योग को क्यों दी गई। तो इसमें कई चीज़ें निकल के आती हैं कि जो कृषि के तर्क देते हैं वो कहते हैं कि कृषि के बिना जो है कुछ भी संभव नहीं है। अगर उद्योग भी चलेंगे तो किससे चलेंगे, वो कृषि से चलेंगे। ठीक है। दूसरे लोगों का कहना है कि उद्योगों के बिना जो है हमारे देश में या हमारे लोगों की आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। अगर हमें समाज का या राज्य का उत्थान करना है, विकास करना है, तो उद्योग लगाने अनिवार्य है। तो इन दोनों के ऊपर ही ये बहस छिड़ी हुई थी। इसको जो है हम नियोजित विकास में मुख्य जो विवाद रहा उसको हम कह सकते हैं। तीसरी जो है वो 1 अप्रैल 1961 में शुरू हुई और 31 मार्च 1966 तक रही, और इसमें मुख्य जो चीज़ रखी गई वो थी खाद्यान्न निर्भरता। ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि योजना आयोग के 3 कार्य बताइए। योजना आयोग क्या क्या काम करता है। एक तो वो क्या करता है, ये कार्य हम नीति आयोग के अगर कार्य पूछे जाए तो उसमें भी हमें यही कार्य बताने हैं। क्या है कि देश के जो संसाधन है उनका अनुमान लगाना, सबसे पहले कि हमारे देश में कितने संसाधन हैं। ठीक है। फिर उसके अनुसार क्या करना है, विकास की योजना बनानी है कि हम इन संसाधनों के माध्यम से क्या विकास कर सकते हैं। ठीक है। फिर योजना बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि हमने बहुत सारे कामों की योजना बना ली कि इन संसाधनों से हम इतने काम कर सकते हैं, तो फिर हम ये देखेंगे कि उसमें जो है प्राथमिकता किस काम को मिलनी चाहिए, तो हमें और किस काम के माध्यम से ज़्यादा विकास होगा। तो विकास की जो प्राथमिकता है वो निश्चित करता है योजना आयोग या नीति आयोग। इसके आगे आता है खाद्य संकट। खाद्य संकट से क्या अभिप्राय है, इसके क्या परिणाम निकले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि जो खाद्य संकट है उसका अभिप्राय क्या है कि उत्पादन की दर जनसंख्या की दर से कम होना। मतलब जितना उत्पादन हो रहा है उसकी जो दर है वो जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उसकी दर से कम होना। ठीक है। जनसंख्या ज़्यादा है, उत्पादन कम है, तो खाद्य संकट आएगा, नॉर्मल सी बात है। तो इसे हम खाद्य संकट कहते हैं। इसके क्या परिणाम निकलते हैं कि 1965 से जो है 67 तक खाद्य संकट रहा। सबसे ज़्यादा भयानक परिणाम अगर हमें जो देखने को मिले वो रहे हमारे बिहार राज्य के अंदर। ठीक है। इससे क्या हुआ, खाद्य संकट से जनता में भूखमरी फैल गई और वो कुपोषण का शिकार हो गई, जिससे उन्हें बहुत सारी बीमारियां लग गई। दूसरा क्या हुआ, जो मृत्यु दर थी जनता की वो 34% बढ़ गई, मतलब लोग भूख से मरने लगे। तीसरी क्या रही कि खाद्यान्न की कीमतें दुगनी हो गई, मतलब खाद्यान्न कम रह गया, जनता ज़्यादा थी, तो क्या किया गया, कीमत दुगनी कर दी गई। ठीक है। तो ये दुगनी हो गई। प्रति व्यक्ति आहार कैलोरी 2200 से घटकर 1200 आ गई। मतलब जो प्रति व्यक्ति जो व्यक्ति थे उनको जो आहार कैलोरी मिल रही थी वो 2200 मिल रही थी, लेकिन खाद्य संकट की वजह से वो घटकर 1200 रह गई। आगे आता है कि भारत अमेरिका से खाद्यान्न मदद ले रहा था। अब खाद्य संकट है तो कहीं ना कहीं से मदद लेगा, तो भारत ने कहाँ से मदद ली, अमेरिका से ली। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा था, भारत पर ज़बरदस्ती अपनी नीतियाँ थोप रहा था, जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।